सर्दी में 50 लोगों के कपड़े धोने वाली इकलौती बहू। जी माँ जी, अभी धो देती हूँ। अच्छा नंद जी, आप अपने कपड़े भी दे दीजिए, अभी धो देती हूँ। मधु गहरी नींद में बड़बड़ाते हुए अचानक से उठ जाती है। उसके चेहरे पर पसीना होता है। अरे ये क्या, लगता है मैं नींद में थी। सुबह का समय हो गया, शायद आज कोई भी घर में उठा नहीं, मुझे ही उठकर देखना चाहिए। मधु नींद से उठने के बाद घर की हालत देखती है। चारों तरफ सर्दियों के गर्म कपड़े पड़े होते हैं और घर भी बिखरा होता है। ओहो, ये क्या, घर में तो तूफान मचा हुआ है। इतने सारे गंदे कपड़े, अब क्या कर सकती हूँ, ये सब मुझे ही धोने होंगे। वो पहले घर के सारे काम निपटा लेती है और फिर सारे कपड़े इकट्ठे करके आंगन में कपड़े धोने पहुंच जाती है। कितना ठंडा पानी है, कितने सारे कपड़े हैं, मुझे अकेले को ही धोने पड़ रहे हैं। हे भगवान, आज ये 50 लोगों के कपड़े धोते हुए कहीं मैं परलोक से धार ना जाऊं। ठंडी हवाओं के बीच मधु बेचारी आंगन में बैठी हुई कपड़े धो रही थी। पानी भी इतना ठंडा था कि उसके हाथ बार बार सुन्न हो रहे थे। हे भगवान, जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। ऊपर से मेरी ही लंका लग गई। जितना खुशी से उछल रही थी मैं, उतना ही अब ठंडे पानी में कपड़े धोकर डुबकी मार रही हूँ। कैसे ससुराल वाले हैं मेरे, जो यहाँ मुझे अकेले ही बिठा दिया 50 लोगों के कपड़े धोने के लिए। मधु ठंड से ठिठुरती रही तो वहीं सास नंद घर में आराम से पैर पसार के रजाई कंबल में आराम कर रही थी। बेचारी मधु, उसे घर वालों की मदद की जरूरत थी, कोई उसके पास भी नहीं आ रहा था। अगर मुझे पता होता कि इतने सारे कपड़े मुझे ही धोने पड़ेंगे, वो भी हाथों से, तो शायद मैं ऐसा कोई प्लान ही नहीं बनने देती। ये सब मेरी ही गलती है, जिसका नतीजा मैं भुगत रही हूँ। ये है हमारी परेशान मधु, जो इतने सारे कपड़े धो धोकर दुखी हो चुकी थी। आखिर इतने सारे कपड़े उसे अकेले ठंड में बाहर बैठकर क्यों धोने पड़ रहे थे, ये जानने के लिए चलिए आपको कहानी की शुरुआत में लेकर चलते हैं। स्वागत है बहू रानी तुम्हारा इस घर में, स्वागत है। आओ, आ जाओ अपने नए घर में। मधु गृह प्रवेश करके घर में आती है। तो कैसा लगा आपको अपना ससुराल भाभी जी? बहुत प्यारा है। भाभी, अब आप आ गई हो ना, तो अब देखना हमारे घर की सबसे बड़ी परेशानी उड़नछू हो जाएगी। परेशानी? कैसी परेशानी देवर जी? अरे तुम्हारे देवर की तो आदत है मजाक मस्ती करने की। ये सब छोड़ो, तुम थक गई होगी ना? जी माँ जी, बस थोड़ी सी शादी की थकावट है। बेटा शुभम, जाओ अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाओ, थोड़ा आराम कर लेगी। अच्छा माँ, ठीक है, चलो मधु तुम्हें तुम्हारा नया कमरा दिखाता हूँ। शुभम ऐसा बोलकर उसे कमरे में ले जाता है। तो बताओ मैडम जी, आपको हनीमून के लिए कौन सी जगह जाना है? हर्ष, ये क्या बोल रहे हैं आप? किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा कोई? ओहो, कितनी शर्मीली है मेरी बीवी। ससुराल में आने के बाद मधु बहुत खुश थी। सबका बर्ताव उसे बहुत भा रहा था, लेकिन ये कब तक चलने वाला था वो खुद भी नहीं जानती थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही सास मनोरमा उसको घर के काम और जिम्मेदारियां संभालना समझाने लगती है। बहू, तुम्हारे हाथों में तो बहुत स्वाद है, बढ़िया खाना बनाया है, घर की सफाई भी अच्छे से की है। अभी शादी के बाद का चौथा दिन है और तुमने मेरा दिल जीत लिया। बहू, वैसे सारे काम हो गए तो जरा कपड़े भी धो देना। जी माँ जी, मैं धो दूंगी। घर के काम करने के बाद जो कपड़े मधु के हाथ लगते हैं वो उन्हें बटोर कर आंगन में बैठ जाती है और धोना शुरू कर देती है। तभी नंद आती है। भाभी, ये मेरे कुछ कपड़े हैं, आप इन्हें भी धो देना। ठीक है, आप यहाँ रख दो, मैं धो दूंगी। उसके जाने के बाद विशाल आता है। भाभी, आपने मेरे कपड़े तो लिए ही नहीं, ये लो इन्हें भी धो देना, मेरे सारे कपड़े गंदे हो रहे हैं। अरे इतने सारे कपड़े हो गए, थोड़े कल धो देती, अभी लाने की क्या जरूरत थी देवर जी? देवर के जाने के बाद सास आ जाती है। ये क्या बहू, तुम तो आधे अधूरे कपड़े धो रही हो, ये पर्दे भी गंदे हैं, तकियों के कवर भी नहीं धोए तुमने, ये सब धो दो जरा। माँ जी, ये सब मैं कल धो देती हूँ, आज काफी ठंड है, फिलहाल पहनने के कपड़े धो देती हूँ। नहीं बहू, ये अभी धो दो, कल घर में काफी सारे काम हैं। ये मनोरमा कहकर चली जाती है। अरे इतने सारे कपड़े, यहाँ ठंड में बैठे बैठे मेरी हड्डियाँ कीर्तन करने ना लग जाएं। ये 50 जोड़ी कपड़े मुझे अकेले ही धोने पड़ेंगे। काश मेरी कोई जेठानी होती तो थोड़ी मदद हो जाती, या मेरा देवर ही जल्दी से बड़ा हो जाए। ओहा, उई, कितना ठंडा पानी है। मधु ठंड में बैठकर बहुत मुश्किल से सारे कपड़े धोती भी है और उन्हें सुखाती भी है। अब वो घर की इकलौती बहू थी, जिसके चलते उसे ही घर को संभालना पड़ रहा था और सबके कपड़े भी वो अकेले ही धो रही थी। हर हफ्ते के बाद कपड़े धुलते
वो कपड़े इतने हो जाते कि मधु की हालत खराब हो जाती। कुछ दिन बाद घर में शुभम हनीमून पर जाने की बात छेड़ता है। मैंने सोचा माँ कि मैं मधु को थोड़ा बाहर घुमा कर ले आऊं। सोचा तो अच्छा है बेटा, लेकिन जाना कहाँ है? मनाली जाने का सोचा है माँ। ये सुनकर मधु मन में सोचती है, अरे वाह, चलो कुछ दिन तो घर से दूर रहकर घर के काम से छुट्टी मिलेगी। इतने में मनोरमा कहने लगी, बेटा मनाली तो बहुत अच्छी जगह है, कभी हम लोग भी नहीं घूमे। ऐसी ठंडी वादियों में एक काम करते, सभी मनाली की ट्रिप पर चलते, तुम दोनों अपना हनीमून मनाना, हम सब जगह जगह घूम लेंगे। शुभम अपनी माँ के कहने पर चाहकर भी मना नहीं कर पाता है और हाँ कर देता है। अरे टेंशन मत लो, वहां बहुत मजा आएगा, सब एक साथ घूमेंगे। आप सही बोल रहे हो। चलो इसी बहाने मुझे कपड़े धोने से छुट्टी तो मिलेगी। क्या सोचने लगी? यही कि वहां पर क्या क्या पहनूंगी और क्या क्या खाऊंगी। मधु बहुत खुश होती है और अपने गर्म कपड़े सूटकेस में पैक करने लगती है। साथ में पूरा परिवार भी अपने सारे कपड़े पैक कर लेता है। सभी ने 3-4 गर्म जैकेट, वुलन टॉप, स्वेटर, शॉल, मफलर, टोपे सब कुछ रख लिया था। बाहर जाने के बाद मधु ने अपने परिवार और पति के साथ मनाली में बहुत एंजॉय किया। जहां बर्फ थी उन्होंने बर्फ में भी खूब मजे किए, पहाड़ियों पर घूमे और बड़े से पहाड़ी रेस्टोरेंट में सबने एक साथ डिनर किया। ये ट्रिप तो मुझे हमेशा याद रहेगी। बिना कोई काम मेरा पूरा हफ्ता बहुत मौज मस्ती के साथ बीता। ये होती है मजे की सजा। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरे ससुराल वाले इतने सारे कपड़े, जैकेट, स्वेटर लेकर गए थे, वो सब मुझे ही धोने पड़ेंगे। हे भगवान, ये 50 जोड़ी कपड़े धोते हुए मेरी कमर बर्फ की सिल्ली की तरह अकड़ गई है। मधु ने ट्रिप से आने के बाद सभी के कपड़े अकेले धोए, जिसकी वजह से उसकी ठंड में तबीयत भी खराब हो गई। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसे जुकाम हो गया, बुखार हो गया। फिर भी इतने कपड़े धोने के बाद घर के सभी लोगों के लिए उसने खाना बनाया, घर की सफाई भी की। भाभी सुनिए जरा। अच्छी, मेरे लिए एक गिलास दूध गर्म करके दे दीजिए। देवर की तबीयत का ख्याल रखते हुए उसे अपनी तबीयत की चिंता नहीं थी। वो रसोई में गई और दूध गर्म करने लगी। अच्छू अच्छू अच्छू, लगता है मुझे भी जुकाम हो गया है। मधु दूध देवर को देने के बाद अपने कमरे में सोने चली जाती है। उसकी तबीयत बहुत खराब होती है, जिसके ऊपर शुभम का ध्यान नहीं होता। आधी रात के समय मधु तबीयत खराब में बड़बड़ाने लगती है। कपड़े धोने बाकी हैं, घर का काम भी बाकी है, सर्दी बहुत है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे कपड़े धोने हैं। उसकी आवाज से शुभम की आंखें खुल जाती हैं। अरे ये क्या, मधु नींद में बड़बड़ा रही है? शुभम उसे स्पर्श करता है तो उसे समझ आता है कि घर के काम और कपड़े धोने के प्रेशर से मधु की तबीयत ठंड में बहुत खराब हो गई है। आधी रात में शुभम उसके सिर पर गीले कपड़े से पट्टी बनाकर रखता है और उसके लिए गर्म दूध करके लाता है, जिससे मधु को थोड़ा आराम मिलता है। अगले दिन सवेरे सब इंतजार में होते हैं कि उनका नाश्ता अभी तक क्यों नहीं बना। अरे बेटा शुभम, बहू कहाँ है? कितना समय हो गया है, घर का काम नहीं हुआ, नाश्ता तैयार नहीं है और गीले कपड़े रात को बाहर रस्सियों पर छोड़ दिए। माँ, आप लोग एक ही इंसान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। आप लोगों को पता है आप सभी के इतने सारे कपड़े धोकर और काम करके बेचारी मधु की क्या हालत हो गई है। सारी रात बेचारी ठंड में सोई नहीं। आप लोगों को अपने काम खुद से करने चाहिए। इकलौती बहू के आते ही सभी ने अपने हिस्से के काम भी छोड़ दिए और उस बेचारी को अकेले इतनी ठंड में कपड़े धोने बिठा दिया। आप लोग कोई उसकी मदद भी नहीं करता। शुभम के डांटने पर सभी को अपनी गलतियों का एहसास होता है। बेटा तूने बिल्कुल सही कहा, जब से बहू आई है तब से किसी ने कोई काम नहीं किया। ऊपर से सब अपने कपड़े भी मधु को धोने के लिए दे देते, जो कि गलत है। तेरी बातों से मुझे समझ आया कि अब से इस घर में कपड़े धोने की जिम्मेदारी किसी एक के ऊपर नहीं होगी। सब आज के बाद से अपने कपड़े खुद धोएंगे। हाँ माँ, आज के बाद भाभी अकेले काम नहीं करेंगी, हम सभी मिलकर करेंगे। उस दिन से ससुराल वाले मधु की अच्छे से देखभाल करते हैं, जिसके चलते मधु जल्दी ठीक हो जाती है और अब सभी अपने कपड़े खुद धोते हैं। इस बात से मधु बहुत खुश होती है और अब उसके ऊपर काम का ज्यादा प्रेशर भी नहीं बनता। अरे बहू, जल्दी खाना लेकर आओ, पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं। गांव का पूरा मोहल्ला पत्तल लेकर बैठा हुआ है। तभी खुशी बड़े बड़े पतीले सब्जी, आटा वगैरह लाकर रख देती है और गुस्से से कहती है, ये रहा खाना बनाने का सारा सामान, खुद बनाओ और खाओ, मैंने किसी का ठेका नहीं लिया है। सब मोहल्ले वाले हैरान रह जाते हैं। हालांकि बहू की जिम्मेदारी होती है कि वो ससुराल वालों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाए, मगर खुशी का ऐसा बर्ताव क्यों था, आइए देखते हैं कहानी के पिछले भाग से। पद्मा खुशी को बहू बनाकर लाती है। दुल्हा दुल्हन की गाड़ी देखकर मोहल्ले वाले अपने अपने घर से बाहर निकलकर पद्मा के घर के आगे जमा हो जाते हैं, मानो सब एक ही परिवार हो।
अरे पद्मा दीदी, बहू तो हूर की परी लाई हो, बिल्कुल दूध जैसी गोरी बहू है। अरे खाली सुंदर होने से थोड़े न चलता है, शांता बहन कामकाजी भी होनी चाहिए, ताकि ससुराल वालों की सेवा पानी करे, अच्छा अच्छा बना कर खिलाए। क्यों पद्मा बहन, भाई मोहल्ले में बहू आई है, बहू के हाथ की दावत तो बनती है ना। बिल्कुल हरीश भाई, सारे मोहल्ले को दावत खिलाऊंगी, कल की दावत रखी है। मोहल्ले वाले ठहाके लगाते हैं, जबकि बहू इतने सारे मोहल्ले वालों के लिए दावत का खाना बनाने की सोच कर ही परेशान हो जाती है। हे भगवान, इतने सारे मोहल्ले वालों के लिए दावत मुझे अकेले बनाना है। खुशी, तेरा क्या होगा? अगले दिन मोहल्ले की दावत का दिन आ जाता है, इसलिए कोई अपने घर में खाना नहीं बनाता। पद्मा बहू से कहती है, बहू ये लो, पूरे मोहल्ले वालों का खाना आज हमारे घर में बनना है, तो ये सारा आटा लगेगा, नरम नरम पूरी बनाना और 2-3 सब्जी, मिठाई, पुलाव भी कर लेना। मोहल्ले वालों को खाने में मजा आ जाना चाहिए। हमारे यहाँ दावत का रिवाज है, मोहल्ले के सभी 50-60 लोगों के लिए खाना बनाना। 50-60 लोग? माँ जी, एक मोहल्ले में इतने सारे लोग रहते हैं, काफी ज्यादा नहीं? कहाँ ज्यादा है बहू, जब मैं शादी करके आई थी तो इतने लोग तो मेरे ससुराल में ही थे। खैर, अब खाना बनाना शुरू कर दे। जी माँ जी। भगवान, ये क्या मुसीबत है? ये कौन से रीति रिवाज है? मैंने तो पहली बार सुना है। खुशी ने किसी तरह से अपना मन मार कर खाना बनाना शुरू किया। इतने लोगों का खाना बनाते बनाते 5-6 घंटे का समय लग जाता है, जिसके बाद खुशी भाग भाग कर सभी को खाना परोसती है। अरे क्या बात है भाऊजी, तो गजब का खाना आप बनाती हैं, मजा दिला दिया। क्यों शांता काकी? अरे तो चुप कर सब्जी वाला, शांति से खा ले और मुझको भी खाने दे, वरना हम बातचीत करते रह जाएंगे और बाकी मोहल्ले वाले खाना रपीट जाएंगे। अब लोग खाना खाकर तारीफ करते हैं और इतनी शानदार दावत के बदले कंजूस मोहल्ले वाले कोई 21 रुपया तो कोई 11 रुपया बहू के हाथ में देता है। सच में लाजवाब खाना बनाती है बहू, अब तो हम तेरे ही हाथों से रोज का खाना यहीं खाएंगे। ये लो तुम्हारा नेक। जी धन्यवाद पड़ोसन काकी। देखो तो, खाना तो भर भर कर खाया है और बदले में 21 रुपए दिया है। कंजूस लोग हैं। मोहल्ले वालों की दावत करवाकर बहू ठंडी सांस भरते हुए कहती है, शुक्र है दावत खत्म हो गई, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गई। आज तो कोई नहीं, खुशी कल से तो ससुराल वालों के लिए खाना बनाना है बस। खुशी ये सब अपने आप से कह रही थी, लेकिन बेचारी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था उसके साथ आगे क्या होने वाला है। सभी के खाने के बाद खुशी जितने बर्तन होते हैं वो अकेले ही धोती है। हे भगवान, मैं किस मोहल्ले वाले ससुराल में आकर फंस गई हूँ। ये बर्तन जल्दी जल्दी धोकर अपने रूम में थोड़ा आराम कर लूंगी। इसी तरह से पहला दिन बीत जाता है। अगले दिन खुशी अपने ससुराल वालों के लिए खाना बना रही होती है, जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और पूरा मोहल्ला बेशरम के जैसे खाने के लिए आ जाता है। भाई वहाँ पद्मा बहन, तुम्हारे घर की रसोई से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही है तुम्हारी बहू? जरा थोड़ा थोड़ा हम मोहल्ले वालों को भी चखा दो। हाँ सच में पद्मा बहन, जब से तुम्हारी बहू के हाथों का खाना खाया है ना, हमें तो बस चस्का लग गया है तुम्हारे घर के खाने का। अरे कोई नहीं, हम सब एक मोहल्ले वाले हैं और आप सब लोग मेरे परिवार के जैसे हैं। बैठिए, खाना खाकर जाना। मोहल्ले वाले खाने बैठ जाते हैं। कोई कुर्सी सोफे पर बैठता है तो बाकी लोग जमीन पर बैठ जाते हैं। बहू जैसे ही सारा खाना बनाकर लेकर आती है तो मोहल्ले वालों को घर में देखकर शक्ल बना लेती है। बहू ले आ खाना, देख मोहल्ले वाले तेरे हाथ का बना खाना खाने के लिए बैठे हैं। पर माँ जी, मैंने तो खाना लिमिट से बनाया है, सिर्फ हम सब के लिए बनाया है। अरे तो क्या हो गया, और रोटी सब्जी चावल बना लो। माँ जी, रसोई में एक भी सब्जी नहीं है, सब खत्म हो गया है। अरे तो क्या हो गया भाभी जी, मोहल्ले का सब्जी वाला जिंदाबाद है ना। बताइए क्या क्या लाना है, हम अभी गोभी, टिंडा, तोरई, पालक, मटर सब ले आते हैं। हे भगवान, कैसे बेशरम मोहल्ले वालों से पाला पड़ा है। इनके आगे तो कोई बहाना भी काम नहीं आ रहा। बेचारी खुशी को फिर से मोहल्ले वालों के कारण खाना बनाकर खिलाना पड़ता है। अब तो ये डेली का ही हो जाता है। एक शाम सुबह से इन कुनबों के लिए खाना बना बनाकर मेरी कमर अकड़ गई है। ये मेरा ससुराल है या होटल? जो चाहे जब चाहे अपनी अपनी फरमाइश लेकर हमारे घर पर आ धमकते हैं। तभी शाम को चाय के टाइम पर पड़ोसन आकर बैठ जाती है। सब लोग आ जाइए, मैंने आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी बनाई है। बहू, एक कप चाय विमला के लिए भी ले आना। जी माँ जी, लाती हूँ। इतने में मोहल्ले के और लोग महफिल जमाने आ जाते हैं और सारे पकौड़े सब में बट जाते हैं। बहू के लिए कुछ नहीं बचता है। बड़े ही स्वाद बने थे पकौड़े खुशी बहू, आज तो मैं खाना भी यहीं खाकर जाऊंगी। हाँ हाँ विमला, ये भी क्या कहने की बात है। आई है तो खाकर ही जाइयो।
तू भी तो है, देख मेरी बहू खाना बड़ा ही स्वादिष्ट बनाती है। हाँ हाँ माँ जी, खाना आपको थोड़ी ही बनाना है। आप अपने घर में बहू थोड़ी ना लाई है, मशीन लाई है जो जब चाहे जैसे चाहे मुझे इस्तेमाल कर ले। इसी तरह से बेचारी बहू मोहल्ले वाले ससुराल से परेशान हो जाती है, क्योंकि अब सुबह शाम मोहल्ले वाले बहू के घर ही खाते हैं, और जब खाने वाले अनेक बनाने वाली एक हो तो गुस्सा तो किसी को भी आएगा। खुशी परेशान होकर अपनी सास पद्मा से शिकायत करती है। माँ जी बस, अब आप मोहल्ले वालों को बोल दीजिए अपने घर में खाना बनाकर खाएंगे। मुझसे इतने लोगों के लिए 50-60 रोटी चावल ये सब नहीं बनेगा। खाने वाले अनेक हैं, बनाने वाली एक है। अरे बहू ऐसा नहीं बोलते हैं, मोहल्ले वाले हमारे लिए परिवार जैसे हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत बढ़ाकर बना लेने से क्या हो जाएगा। थोड़ा बहुत 10-20 नहीं माँ जी, रोज 60-70 रोटियां बनानी पड़ती हैं। आपको क्या, खाना तो मुझे ही बनाना पड़ता है ना। तू छोटी छोटी बात पर गुस्सा मत किया कर। मोहल्ले वाले हमारे लिए दूध सब्जी मुफ्त में देते हैं, फ्री में थोड़ी ना खिला रहे हैं, हमारा फायदा ही है। माँ जी फायदा तो आपको मिल रहा है, लेकिन कितने सारे लोगों का खाना बनाकर मेरे अकेले की हालत खराब हो रही है। चल ठीक है, आज से तेरी जेठानी तेरे साथ खाना बनवाएगी, मैंने उसको बोल दिया है। माँ जी मैं क्यों खाना बनवाऊंगी, खुशी अकेले बनाए सारा खाना, मेरे बस की नहीं है इन्हें बनाकर खिलाना। ना बाबा ना। जेठानी जी आप तो मदद कर सकती हैं, सब कुछ मुझसे क्यों करवाया जाता है। अरे मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं है तो। खुशी शक्ल बनाकर किचन में आ जाती है और गुस्से में सब्जी काटने लगती है। बस बहुत हो गया, ये बेशरम मोहल्ले वाले सीधी तरह से नहीं मानने वाले, इनको इन्हीं के अंदाज में सबक सिखाना पड़ेगा। कब तक मैं अकेले इन्हें खाना बना बना कर खिलाती रहूंगी। खुशी ने अपने ससुराल वालों और मोहल्ले वालों को सबक सिखाने का मन बना लिया। तभी एक शाम उसने सभी मोहल्ले वालों के सामने खाली पतीले लाकर रख दिए। ये लीजिए बर्तन, जो खाना है खुद बना लीजिए। अरे बहू ये क्या सलीका है बातचीत करने का, आखिर तुम बहू हो, तुम्हारा फर्ज है खाना बनाकर खिलाने का। माँ जी मेरी शादी ससुराल में हुई थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे सौगात में पूरा का पूरा मोहल्ला मिलेगा जिनके लिए मुझे खाना बनाना पड़ेगा। या तो अब आप देख लीजिए, मैं सिर्फ आप लोगों का खाना बनाऊंगी या फिर मैं अपने मायके जाऊंगी, बात साफ है। सब लोग बहू की बातों को चुपचाप सुनते हैं और उन सबको एहसास होता है कि उनकी कितनी गलतियां थी। मोहल्ले वाले खुद पर शर्मिंदा महसूस करते हैं। हरीश हमें अपने घर का खाना खुद बनाना चाहिए, बेवजह बहू से अकेले इतने लोगों का खाना बनवाना अच्छी बात नहीं। चलो सब अपने घर चलो भाई लोगों। हाँ भाई चलो सब लोग अपने घर, वो भी बेचारी इंसान है। बहू मुझे माफ कर दे, तेरी परेशानी मोहल्ले वाले भी समझ गए, लेकिन मैं नहीं समझ पाई। तुझे केवल अपने ससुराल वालों के लिए ही खाना बनाना है। माँ जी मुझे खुशी है कि आप सब लोगों ने मेरी परेशानी को समझा। अब हर कोई अपने घर का खाना खुद बनाने लगा और बहू की परेशानी खत्म हो जाती है।